हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चेकलिस्ट नंबर 8। इससे पहले 7 चेकलिस्ट हो चुकी हैं। आपके 6 to 7 मॉड्यूल्स भी हो चुके हैं चेकलिस्ट के। करंट की भी 2 से 3 चेकलिस्ट हो चुकी हैं। आज हम करते हैं 8 नंबर चेकलिस्ट में। हम मेनली क्या चीज़ सोल्व करते हैं, यहाँ पे अभी हमारा सेशन चल रहा है अर्थमेटिक क्वेश्चंस का। हर चेकलिस्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो चेकलिस्ट वाइज वेरी करते हैं। तो हमें करना है अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। अर्थमेटिक की टेंशन अब बिल्कुल मत लीजिए, प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रही आपको कि मीन्स ऐसे ही पढ़ा दिया। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। एंड एग्ज़ाम अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लियर होता है जब आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम ये क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में हल्की सी मुझे बात करनी है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि जब तक वो पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक के चैप्टर वाइज नहीं कर ले, उनको चेकलिस्ट अटैम्प्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा उनके लिए सजेशन है कि चेकलिस्ट आप करिए, साथ के साथ डेली की अगर शुरू में कर रहे हैं तो 1 कर लीजिए या फिर 2 से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे डेली की 2 से 3 चेकलिस्ट करिए। उसके अलावा एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे आपको कोई भी टॉपिक करना है, टाइम एंड वर्क करना है या मिक्सचर एनालिगेशन करना है, जो भी, वो आप साथ के साथ उसकी क्वेश्चंस करते रहिए, लेकिन चेकलिस्ट भी करिए। चेकलिस्ट से क्या हो रहा है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम में भी आपके डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं होता कि आपके सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के दे दिए। तो आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो एकदम से जब एग्ज़ाम में जाओगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए इन चीज़ों को करिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है, मेरा खुद का ये था कि जब मैंने स्टार्टिंग में अर्थमेटिक करना शुरू किया तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि जैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना, तो हम पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम जाते हैं कि एक साथ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि मिक्स क्वेश्चन होंगे। उससे क्या हो रहा है कि सारे कंसेप्ट मिक्स हो रहे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है सब साफ हो गया। तो साथ के साथ चेकलिस्ट करते रहो, कोई भी जो टॉपिक है एक टॉपिक उठाइए, उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको ये नहीं होगा कि ये कंप्लीट करने के बाद उधर जाना है, साथ के साथ जाओगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर रहेंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। त्रिशा किसी काम को कंप्लीट करती है 48 डेज के अंदर। ठीक है, त्रिशा अकेली कर देती है उस काम को। त्रिशा ने किसी काम को स्टार्ट किया, लेकिन 18 दिन के बाद उसे क्या लगा, 18 डेज के बाद वो अकेली काम नहीं कर रही थी, एक मिशा नाम की लड़की, उसने भी उसको ज्वाइन किया और दोनों ने मिलकर उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर दिया। हमें बताना है कि एफिशिएंसी क्या है, त्रिशा और मिशा की दोनों की एफिशिएंसी क्या है, आपको ये निकालना है। सबसे पहले एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जब हमें दोनों का काम दिया हो तो हम निकालते हैं। टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे त्रिशा की एफिशिएंसी लिखी जाती, यहाँ मिशा की, टोटल कितने दिन में इन्होंने काम किया, टोटल वर्क इनका लिखा जाता। फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेते, जो भी इनका एलसीएम आता, देन एलसीएम को टोटल वर्क से डिवाइड करते तो इनकी एफिशिएंसी आती। ये इनका एफिशिएंसी का रेशो बनता है। इस तरह से हम टाइम एंड वर्क के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला कि वो टोटल काम कितने दिन में करती है, 48 डेज के अंदर। त्रिशा ने कितने दिन तक काम किया, 18 डेज तक। तो पीछे कितना काम बच गया, अगर वो 48 में टोटल काम करती है और 18 डेज का उसका काम हो चुका है, कितने दिन का काम बच गया उसका, 30 डेज का। इसका मतलब त्रिशा का 30 दिन का काम त्रिशा और मिशा ने मिलकर कितने दिन में किया, 20 डेज में। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम का रेशो आ गया। क्या रेशो बना इसका टाइम का, अगर हम इसको कट करें, 3:2। आपको पता है ST=D, स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस बनता है। तो यहाँ से हम स्पीड जो है वो हमारी टाइम, जैसे बोटन स्टीम और टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में आपकी स्पीड मानी जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, वर्क एंड वेजेस करते हैं, तो स्पीड आपकी क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस आपका टोटल वर्क। सेम एक ही चीज़ है, कितनी स्पीड से चल रहे हो, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, सेम ही चीज़ है। कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टोटल काम किया, तो सेम सी चीज़ें, इसीलिए फॉर्मूला सब जगह यूज़ होता है। टाइम का ये रेशो आ गया। हमें यहाँ से पता है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, क्योंकि जिस बंदे की ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको टाइम कम लगेगा काम करने में। तो टाइम ये है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2:3। ये इनका बन गया एफिशिएंसी का रेशो। लेकिन हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए, त्रिशा एंड मिशा की। त्रिशा की तो देखिए कितनी है, 2। त्रिशा और मिशा, त्रिशा की तो 2 एफिशिएंसी है, लेकिन दोनों की मिलकर है 3 और त्रिशा की है 2, तो यहाँ से मिशा की कितनी निकल कर आ जाएगी, 1। तो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा 2:1, बी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए,
एक ट्रेन है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है, एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस बन गया। ठीक है, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक स्टैंडिंग पोल को जिसकी लेंथ है 60 मीटर 15 सेकंड के अंदर, और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो 120 मीटर का है 35 सेकंड में। हमें बताना है कि ट्रेन एक टनल है जो 210 मीटर का है, उसको कितनी सेकंड्स में क्रॉस करेगी। अगर इसका हमें निकालना है कि 210 को कितनी देर में करेगी, तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 210 आपका टनल का तो हो गया, आपको अभी डिस्टेंस चाहिए ट्रेन का, जिससे हम दोनों को ऐड करेंगे, और स्पीड चाहिए आपको। अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको चाहिए ट्रेन की लेंथ और आपको स्पीड चाहिए। सबसे पहले आपको ये निकालना है, देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इन्होंने बोला कि वो पोल को क्रॉस कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है ट्रेन के टॉपिक में कि एक बेसिक करवाया मैंने आपको, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आप वो देख लीजिए। अभी कल ही शायद अपलोड किया है ट्रेन का, आपका ट्रेन का कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा। बेसिक हल्का हल्का हर टॉपिक का करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना हो, आप लोग कर रहे हो तो आराम से कर पाओ, ऐसा दिक्कत ना हो कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो कुछ समझ ना आए, इसलिए करवा रही हूँ बेसिक्स। ये देखिए, जब भी मैंने आपको बताया कि ट्रेन पोल को या फिर किसी स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है। देखिए पोल है इतना सा, ट्रेन यहाँ से पूरी क्रॉस होके जाएगी, मतलब उसने अपनी लेंथ को क्रॉस किया। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि एक स्टैंडिंग पोल है जिसकी लेंथ है 90 मीटर 60 मीटर। ये ऐसे लंबा पोल नहीं है, ये ऐसे लंबाई इसकी 60 है। हमें इससे क्या मतलब है, हमें तो विड्थ चाहिए होती है ना, कि ट्रेन मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, मान लीजिए इतना प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को ऐसे क्रॉस करेगी। अगर बोले कि 10 मीटर ऐसे लंबाई है इसकी, वो तो कोई कंसिडर की ही नहीं जाएगी। पोल तो चाहे कितना ही लंबा हो, उसको क्रॉस करेगी, इट मीन्स वो खुद को ही क्रॉस कर रही है। तो ये जस्ट आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था। जब भी पोल को मान लेते हैं कि पोल को जब भी ट्रेन क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर, इसका मतलब वो खुद की लेंथ को क्रॉस करने में 15 सेकंड लगा रही है। उसके बाद बोला कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 35 सेकंड लगा रही है। प्लेटफॉर्म में देखिए टाइम इसको लग रहा है 35 सेकंड्स का। ठीक है, डिस्टेंस ये क्या ले रही है, डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का लिया जा रहा है और ट्रेन की लेंथ ली जा रही है, उसको दोनों को क्रॉस करने में 35 सेकंड लग रही है। अगर मैं ऐसे निकालूं, मुझे स्पीड चाहिए, तो सिर्फ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस देखिए ये 120 है। अगर मैं ट्रेन का ना कंसिडर करूं, सिर्फ मैं 120 सिर्फ प्लेटफॉर्म का लूँ कंसिडर डिस्टेंस, तो मुझे टाइम भी सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का लेना पड़ेगा। 15 सेकंड में वो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब 35 सेकंड के अंदर उसकी खुद की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की भी है। अगर मैं 15 को 35 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका मतलब 20 सेकंड में वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो हमने 20 से डिवाइड कर दिया। ट्रेन की कितनी स्पीड आ गई हमारे पास, 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हमारे पास निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, ट्रेन की लेंथ चाहिए। लेंथ कैसे निकलेगी, एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड है 6 और खुद को क्रॉस करने में 15 सेकंड ले रही है, इसका मतलब कितनी हो गई इसकी लेंथ, 90 मीटर। ट्रेन की लेंथ हमें मिल गई। अब हमें बताना है कि वो 210 मीटर के प्लेटफॉर्म को, टनल को कितनी देर में क्रॉस करेगी। आपको टाइम चाहिए जो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आप ट्रेन का 90 खुद का लेंगे, 210 लेंगे टनल का और स्पीड लेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाय में 6। इसका मतलब उसको 50 सेकेंड्स लगेंगी उसको टनल को क्रॉस करने में। नेक्स्ट देखिए, एक मैन है जो कवर करता है मतलब 33.33% अपनी जर्नी का 8 किलोमीटर पर आवर, बचे हुआ का 50%, मतलब रिमेनिंग का, रेस्ट ऑफ बोल दिया ना, तो जो बाकी बच गया उसका 50%, टोटल का 50 नहीं, वो 12 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग जर्नी को 16 किलोमीटर पर आवर। हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले ये हर जगह यूज होगा, एस टी इज इक्वल टू डी। एक नॉर्मल सी चीज़ याद करिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। एवरेज स्पीड निकलती है आपकी टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, पूरा जर्नी का टाइम। तो सबसे पहले अगर हमें टाइम निकालना तो वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब भी आपको 33.33% है, ये किसी भी चीज़ का होता है 1/3, मतलब 1/3, तो आप कुछ ऐसा नंबर लीजिए जो आपका 3 से कट हो जाए, 1/3 से जो कट हो जाए। मैं ले लेती हूँ कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि डिस्टेंस है 30, अज्यूम कर लिया मैंने डिस्टेंस है 30, तो इसका 1/3 मतलब 30 का 1/3 कितना होगा 10। इसका मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस
टाइम निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। इसका टाइम आ गया, टोटल टाइम निकालना है तो तीनों टाइम को ऐड कर लेती हूँ। बाकी कितना बच गया उसका, अगर 30 में से 10 किलोमीटर हो चुका तो 20 बच गया। बचे हुए का 50%, 20 का 50% मतलब 10 किलोमीटर, वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। रिमेनिंग कितना बच गया, 20 हो चुका है, टोटल 30 है, 10 बच गया, वो 16 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको कट कर देते हैं जितने पे कटता है। इसको 2 पे कट करें तो ये 4 और 5 आ जाएगा, 5/4, ये 5/6 हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम, ताकि हमें चाहिए टोटल टाइम। एलसीएम हमने ले लिया 24, तो 4 से 24 को डिवाइड किया, कितना आ गया 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, यहाँ पे आ गया 20, देन फिर आपका 15। ये क्लियर हो गया ना एलसीएम ये कैसे सोल्व करते हैं। जो भी एलसीएम लिया हमने, एलसीएम ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, फिर जो नीचे वैल्यू होती है ना आपको उसको एलसीएम से डिवाइड करना होता है। जैसे आपने 4 को 24 से डिवाइड किया तो 6 आया, अब आपको जो ऊपर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 65/24, तो ये मेरा आ गया टाइम, टाइम आ गया। अब हमें टोटल स्पीड चाहिए, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो वो होगी आपका टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 10 10 10, कितना जूम करके चले थे 30, टाइम कितना है 65/24, तो आपकी जर्नी की वो आ जाएगी। लेकिन आपको एवरेज निकालनी है। अब इसमें क्या निकल कर आया, स्पीड तो निकल गई, लेकिन एवरेज निकालने के लिए एवरेज स्पीड हम ऐसे निकालेंगे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, कितने पे कट होगा ये। सबसे पहले अगर मैं इसको 5 पे ही कट करूँ तो कितना हो जाएगा 13, एंड ये हो जाएगा 6, नहीं कटेगा, ये होगा 144/13। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड मत कर देना, एवरेज स्पीड निकलती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आज मैं एक टाइम एंड डिस्टेंस का भी आपको बेसिक की वीडियो दे दूंगी, 6 से 7 मिनट की, लगभग क्लियर हो जाएगा बेसिक आपका। तो ये बन गया 144/13। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, रमेश क्या करता है 33.33% अपनी इनकम का अपनी वाइफ को दे देता है। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब 1/3। अगर टोटल 3 पार्ट हैं सैलरी के तो 1 पार्ट दे देता है अपनी वाइफ को। बची हुई का 60% बैंक में डिपॉजिट करता है, जिसमें उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 12.5% के हिसाब से। 3 साल बाद उसको इतना इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि उसकी मंथली इनकम कितनी है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए, जब 2 साल का निकालना होता है तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब टाइम होता है आपका 3 ईयर तो कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आता है प्रिंसिपल 1, आपको रेट लिखना होता है कितना है 12.5, डिवाइड करना है 100 से, और जितना भी टाइम हो वहाँ कर देना है। अगर 3 साल है तो क्यूब करना है आपको। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये 0 आ जाएगी आपकी नीचे, 25 से कट करूँ तो 5, और ये कट जाएगा मेरे पास 40 पे, 5 पे 1/8। अगर एलसीएम लेते तो 8 यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू क्या बनेगी P 9/8 और इसकी क्यूब। ठीक है, माइनस P होता है जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो इतनी वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, -P। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CI प्लस प्रिंसिपल आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट इसको टोटल इतना मिला है, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई। इस साइड क्या करना है आपको, P की वैल्यू देखिए, ये क्यूब करें हम तो 9 की क्यूब कितनी होती है आपके पास 729, एंड 8 की कितनी हो जाएगी 512। यहाँ से इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं तो आपका ये रेशो की फॉर्म में बन सकती है ये वैल्यू, है ना। इसको एक बार नॉर्मल 9/8 ही लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए CI की वैल्यू तो कितनी हो गई 9, CI प्लस प्रिंसिपल करें तो 9 रेशो हो गया, प्रिंसिपल का रेशो कितना हो गया 8 रेशो हो गया। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ये वाली, एंड ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्रिंसिपल की वैल्यू 8। इतना क्लियर हो गया। हमें क्यूब करनी है, अब हम 729 और 512 इसका लिख सकते हैं। हमने ये रेशो निकाल लिया, अब हम इस रेशो को लिख लेते हैं कैसे। प्रिंसिपल बना है 8, और प्रिंसिपल के साथ हमने CI ऐड किया तो कितना बन गया हमारे पास 9। अब हमें इसकी क्यूब करनी है, क्योंकि क्यूब की फॉर्म में दे रखा था, ये है 512 और ये है 729। इतना क्लियर हो गया। अब हमें बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिला है। ये देखिए, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं इस वैल्यू को, कितना डिफरेंस बना इनके बीच में,
तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। इनका डिफरेंस है 217, मैं एक्स कंसिडर कर लेती हूँ। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैंने जिस रेशो में मैंने निकाला है उसमें 217 है, तो आप क्या करें 217 एक्स को इक्वल टू रख दें जितना इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है 6500 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कट किया एक्स की वैल्यू आ गई 300, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 300। क्लियर। अगर अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कितना प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया था, तो कैसे निकलेगा 512 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 300 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका प्रिंसिपल। क्लियर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब देखिए हमें इसकी मंथली सैलरी बतानी है। सैलरी कैसे निकलेगी इसकी, इसने क्या किया, टोटल सैलरी मान लेते हैं एक्स थी, उसका 1/3, मतलब अगर टोटल 1/3 टोटल 3 पार्ट हैं तो उसमें से 1/3 हिस्सा अपनी वाइफ को दे दिया। पीछे कितना बच गया 2/3, 2/3 बच गया। इसका मतलब एक्स का 2/3, उसमें से भी 60% डिपॉजिट किया है, तो इसका भी 60% अगर मैं निकालूं तो उसकी वैल्यू है इतनी। यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हो कैसे, ये 100 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू डिवाइड में, तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पे कट करें तो ये आपका 5 पे कट हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट करें तो किसको काटें, हम इसको कट कर देते हैं, 512 को काट देते हैं तो कितना होगा 256। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 3,84,000। ए ऑप्शन इसकी सैलरी है। नेक्स्ट देखते हैं। रोहित एंड मोहित ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट किया अपना कैपिटल 5 और 6। 8 मंथ के बाद क्या हुआ, उसने 200 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए, मोहित ने 1200 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए। 1 साल के बाद रोहित को 40% प्रॉफिट मिला है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट में से। बताना क्या आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी मोहित की। सबसे पहले हम, ये है आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप कैसे करते हैं, सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है। हम यहाँ पे आई लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट किसकी, पहले रोहित की लिखते हैं देन फिर मोहित की। रोहित ने कितने रुपए डाले हैं 5 और 6 की फॉर्म में, हम मान लेते हैं कि इसने 5x रुपये डाले और इसने 6x, मोहित का हो गया। 8 महीने के बाद रोहित ने 200 रुपये और डाल दिए। इसका मतलब ये कैपिटल कब तक यूज़ हुआ, 8 महीने तक। उसके बाद पहले था 5x, अब 200 और ऐड हो गया आपका। 1 साल तक टोटल चला है आपका पार्टनरशिप, तो 8 और 4 12 महीने हो गए, तो हमने कंप्लीट कर दिया। मोहित ने क्या किया, ये 8 महीने तक रखा, देन फिर आपका 6x था उसमें 1200 और ऐड कर दिया नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। 4 मंथ हमें कैसे पता चला, क्योंकि 1 ईयर, 1 साल तक आपका चला है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब जितना छोटा कर सकते हो उतना कट कर दो। हम इसको 4 पे कट करें तो ये रेशो की फॉर्म में आ गया। यहाँ आपका टाइम लिखा जाता है, हमने टाइम लिख दिया। फिर होता है आपका प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो कैसे बनता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना बन जाएगा 5x + 200। ठीक है, ये वैल्यू इसमें ऐड होगी, 5x और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना 10x, ये आ गया r की वैल्यू। जब भी r की 2 अलग अलग होती है तो हम उनको ऐड कर देते हैं। हम m की कैसे निकलेगी, 6 और 2 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 1200, कितनी वैल्यू बनी 5 और 10 कितना हो जाएगा 15x + 200, एंड ये बनेगा आपका 18x + 1200। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा रेशो निकला है। इन्होंने क्या रेशो दे रखा था कि रोहित को कितने रुपए मिले हैं, रोहित और मोहित को टोटल का 40% उसको मिल गया। रोहित गेट 40% प्रॉफिट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न। टोटल प्रॉफिट का उसको कितने रुपए मिल गए 40%। इसका मतलब 40% इसको मिल गए और टोटल 100 था, तो मोहित को कितने मिले 60%। क्या रेशो बना 2:3। इसका मतलब इस वैल्यू को हम 2:3 के इक्वल रख दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम बता सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मोहित की क्या थी। ठीक है, इसको कट करके हम वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास आया था सबसे पहले किसका रेशो, मोहित का रेशो आया था। ठीक है, कितना, मोहित का रेशो आया था हमारे पास, रोहित का 5x, सॉरी एक सेकेंड, 15x + 200, और रोहित का रेशो आया था 18x + 1200 इज इक्वल टू प्रॉफिट का क्या रेशो निकल के आया था 2:3। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 45x, ये हो जाएगा 600, यहाँ से 36x, और ये हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, ये इधर आके कट हो जाएगा कितना 9x, और ये वैल्यू आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1800 बच गई। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9 को करेंगे तो 200 वैल्यू आ गई x की।
आपको अब क्या निकालना है कि हमें निकालना है कि मोहित की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी। तो मोहित ने स्टार्टिंग में देखिए किस रेशो के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे, रोहित ने 5x और मोहित ने 6x के अंदर। तो x की वैल्यू है 200, तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब शुरू में उसने स्टार्टिंग में 1200 रुपये इन्वेस्ट किए थे। नेक्स्ट देखिए, रेशो ऑफ प्रॉफिट रेशो दे रखा है किसका, MRP का, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। कितना, 12:7। प्रॉफिट का डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो है 7:6। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वीडियोस हैं बेसिक्स की, 6-6 मिनट की, वो कंप्लीट देख लेना, बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगी आपको बेसिक्स के लिए, आप देख सकते हैं उसको। तो MRP और सेलिंग प्राइस के बीच में इतना रेशो दे रखा है और डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में इतना रेशो है 7:6 की फॉर्म में। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, वो पैसों की फॉर्म में निकालो कि कितने पैसे मिले आपको। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए डिस्काउंट कितना है, 7x। हम इस वैल्यू को y एज्यूम कर लेते हैं कि ये y है, एंड इसको x कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग तरह का रेशो है ना। मे बी ये 5 पे कट के रेशो बनाओ, ये 7 पे कट के रेशो बनाओ। डिस्काउंट कैसे निकलता है, जब हम MRP में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिस्काउंट निकलता है। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 5x का डिफरेंस है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि 5x इज इक्वल टू डिस्काउंट की वैल्यू 7y के इक्वल है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी होगी, 7/5y। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता है हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सबसे पहले तो प्रॉफिट देखिए कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास 6y, तो हम यहाँ लिखेंगे 6y। सेलिंग प्राइस अब अपने को कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 7x, तो हम लिखेंगे 7x माइनस CP। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आर्टिकल का, 2114। यहाँ से देखिए 6y एज इट इज़ है, 7x की वैल्यू y की फॉर्म में ये पुट कर देते हो, कितना बन जाएगा 7/5y माइनस ये। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करें, इधर लेके आते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ से हो जाएगा 6y माइनस ये कितना हो जाएगा 49/5y, और इज इक्वल टू माइनस में ये आपकी ये वैल्यू। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं एलसीएम ले तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 30y, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हटाएंगे, ये बनेगा आपका 30y माइनस 49, कितना बचा, -19y। दोनों साइड माइनस माइनस है तो कट हो जाएगा। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 19 को आप इससे डिवाइड कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये हमारे पास y की वैल्यू कंप्लीट निकल कर आ गई। हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट की क्या वैल्यू है 6y। मान लीजिए बिना सोल्व करे y की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमें सोल्व नहीं करना अभी, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंप्लीट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0.89, ये आपका आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, PNQR सेलिंग प्राइस का ये रेशो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है। उसके बाद बोला कि P को प्रॉफिट हो रहा है 16.66%, और हमें क्या निकालना है, अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा हो R का तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है Q का। क्लियर, पूरा करते जाते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि क्या वैल्यू है क्या नहीं पूछ रखा। स्टार्टिंग में हमें दे रखा है CPSP सेलिंग प्राइस का रेशो, किसका, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस किसका, PQNR का, 4, 5 एंड 6। प्रॉफिट का भी रेशो दे रखा है कितना, PQR का हम देखें तो 8, 12 एंड 15। इतना क्लियर। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि P का प्रॉफिट दे रखा है 16.66%, तो हमें पता है कि 16.66% किसी भी चीज़ का 1/6 होता है। इसका मतलब अगर इसका कॉस्ट प्राइस 6 है तो इसको प्रॉफिट हुआ है 1 अमाउंट का, 1 अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप देखिए प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 8, अगर मैं प्रॉफिट का रेशो 8 मानूँ, इसका मतलब इसको एक प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 है। टोटल मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/6 की वैल्यू अगर किसी की 8 है तो कंप्लीट निकालेंगे, तो 6 कितना हुआ 48। ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं CP का रेशो निकालूं PQR का, तो क्या बनेगा मेरे पास, P का कितना मिल गया हमें 48। क्लियर, जिसमें से हमें डिस्काउंट पता लग गया कि प्रॉफिट कितना हुआ 8 का। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है,
कॉस्ट प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, वो कॉस्ट प्राइस। नॉर्मल बोला था कि 1/6 मतलब इसकी वैल्यू इतना प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट 8 के इक्वल है। इसका मतलब 1/6 की वैल्यू अगर 8 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने 48 निकाल लिया एंड सेलिंग प्राइस हो गया 58। अब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। कैसे? सेलिंग प्राइस देखिए 56 आ गया, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 4। इसका मतलब 56 लाने के लिए मुझे कितने से करना पड़ेगा? इसका मतलब 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्यू का सेलिंग प्राइस कितना आएगा 70। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 84। ये आ गया इनका सेलिंग प्राइस। अगर इसका प्रॉफिट 8 ही कंसिडर करके चले थे और 8 सही वैल्यू आई है हमारे पास, इसका मतलब इसका प्रॉफिट 12 है, इसका 15 है। तो 70 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना 58। 84 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 69। इतना क्लियर हो गया। अब हमें बोला है कि कॉस्ट प्राइस आर का दे रखा है 1035, यहाँ पे आर का कॉस्ट प्राइस कितना है 69। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 69 एक्स की वैल्यू कितनी है 1035। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड कर दो 69 से, वैल्यू कितनी हुई 15। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 है। आप 69 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कंप्लीट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू, क्यू का सेलिंग प्राइस पूछा है। तो क्यू का कितना है 70 है, तो 70 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना बनेगा हमारे पास डी ऑप्शन होगा आपका 1050 बनेगा। ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि तो हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस का रेशो आया था, सेलिंग प्राइस से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि हमने पूरा कंपैरिजन करके ही तो वैल्यू निकाली है। ये से एक्स की फॉर्म में है, एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल गई, देन हमने सोल्व कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखें 8 नंबर। एक बोट है, ये आपका बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। सेम एस टी इज इक्वल टू डी आपको कंपल्सरी लिखना है। ठीक है। एक बोट 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टोटल 41 आवर लगते हैं इसको। अगर स्पीड दे रखी है बोट की स्टिल वाटर के अंदर, वो 33.33% ज़्यादा है पानी से, तो आपको निकालनी है बोट की स्पीड। क्लियर? हम एक चीज़ इसमें से कर सकते हैं नॉर्मल सी, देखिए ये है बोट, बोट की स्पीड को x कंसिडर कर लेते हैं, पानी की स्पीड को y कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर? जब भी बोले कि किसी का भी 33% है, इसका मतलब 1/3। अब बोला है कि ये 33% ज़्यादा है, तो 1/3 जब भी आपको मिल जाता है तो आप कंसिडर करो एक वैल्यू को 3 लेने की, ताकि उसका 1/3 निकाल सको। अगर तो वो बोलता कि 33% कम है तो हम एक को 3 ले लेते, एक को 2 कंसिडर कर लेते, क्योंकि टोटल पार्ट 3 था। अब ये बोला उससे 33% ज़्यादा है, तो आप करिए y को आप 3 कंसिडर करिए, वो उससे 33% ज़्यादा है, तो इसका 33% की वैल्यू क्या है, एक पार्ट की वैल्यू क्या बनेगी 1, तो 1 ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू बन जाएगी 4। 4:3 इनका हमारे पास रेशियो की फॉर्म में आ गया। अब इसने बोला है कि टाइम दे रखा है, जब भी आपको दो तरह की डिस्टेंस दे रखा हो कि इतना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कम्प्लीट किया, इतना अप स्ट्रीम किया और टोटल टाइम है, तो आप क्या करें, टाइम ही निकाल दें। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पानी में से बोट की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना रेशो बना 1। अगर मैं इसको 4x मानूँ और 3x मानूँ तो कितना बना x। नेक्स्ट देखिए 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x। टोटल कितना टाइम लगा 41 आवर। एलसीएम लिया हमने, कितना बन गया हमारे पास 7x। एलसीएम आ गया 7x। 7x से सोल्व करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 490, और 7 को 7 से डिवाइड किया 1 बचा, तो आप कितना करेंगे 84 इज इक्वल टू 41। ये 7x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ये बनेगा 574। अब डिवाइड कर दो 41 से, और 7 से किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। क्लियर? इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्लीटली कट जाएगा, किसके ऊपर 2 से कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। आपसे पूछा क्या है, बोट की स्पीड बताओ, बोट की स्पीड क्या है 4x, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वाटर की पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है और उस 70 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है।
व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट z% ऑफ वर्क इन 40 डेज। बताओ z की वैल्यू क्या है। सबसे पहले ए को लगते हैं 70 डेज। ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है कि वो उससे ट्वाइस ज़्यादा एफिशिएंस है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये 1:2 हो जाएगा। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि ए को हमें पता है कि 1 की वैल्यू है 70, तो जब हम 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब बी को कितना टाइम लगता है 140 डेज। एलसीएम लिया हमने 140, 70 को 140 से डिवाइड किया 2 and 1, यहाँ कंप्लीट टाइम लिखेंगे, ये इसका एलसीएम है और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्लियर। अब बोला कि 40 दिन तक काम किया। नॉर्मल क्या होता है, ST=D, मतलब एफिशिएंसी को आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, टोटल वर्क। अब हमें बताना है इन्होंने कितना टोटल काम किया। एफिशिएंसी कितनी है, दोनों ने मिलके काम किया, 2 और 1 3, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी 3। हर रोज़ 3 काम कर रहे हैं, पहले दिन की 3 किया, नेक्स्ट डे 3 किया, इस तरह से 40 डेज तक काम किया। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल काम कितना आ गया 120। उन्होंने बोला है कि वो 120 काम किसी z% वर्क के इक्वल है। परसेंटेज ऑफ वर्क कैसे निकालते हैं, जितना काम आपने किया है वो डिवाइड कर दो टोटल वर्क से। टोटल वर्क आपका क्या होता है, एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज की फॉर्म में निकल के आ जाएगा 6:7, मतलब ये आ गया 600/7। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, 85.71% हमने काम कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एक 600 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर कंटेन करता है। 60 लीटर वाटर ऐड किया, 60 लीटर का मिल्क ऐड किया, उसमें 40 लीटर वाटर ऐड किया इनिशियल के अंदर, तो मिल्क एंड वाटर का रेशो चेंज हो गया। आप बताएं कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी वाटर की। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि मिल्क आपका x है। ठीक है, पहले x मिल्क था, उसमें 60 लीटर और डाल दिया। पानी कैसे निकलेगा, टोटल है 600, उसमें से x को मैंने मिल्क हटा दिया तो कितना बच गया वाटर, उसमें 40 लीटर मैंने क्या डाला वाटर, रेशो बन गया 12:23। अब देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब मैंने मिल्क को ही x क्यों रखा, मैं हर बार ये बोलती हूँ कि जो भी आपको निकालना हो, जैसे वाटर निकालना है आपको, तो आप उसी को x मानो। मैंने इसमें वाटर को x क्यों नहीं माना, मैंने इसलिए नहीं माना कि अगर मैं वाटर को यहाँ x मान लेती तो मिल्क बनता आपका 600 - x, तो 23 एक बड़ी वैल्यू है 12 के कंपैरिजन में, तो मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके लिए मैंने इसको माना ताकि हमारे पास वैल्यू इजी रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचेगा, 23 वाला करते हैं तो 23x बनेगा, और यहाँ से 60 को मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 1380, और यहाँ से कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका -12x + 480। सबसे पहले तो 480 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 7680। यहाँ से ये प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 1380 = कितना बचेगा 6300। तो 23x की वैल्यू आपके पास इतनी है, हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, ये 23 है, ये 12x इधर आके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 35x। 35x की वैल्यू है इतनी, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, डिवाइड कर दो 35 से, 7 पे कट हो जाएगा 5, और ये जाएगा आपका 9 पे, देन 5 पे कट करेंगे तो कितना आ गया 180। इसका मतलब मिल्क हमारे पास आ गया 180। वाटर निकालना आपको, इनिशियल वाटर कितना था, स्टार्टिंग में टोटल क्वांटिटी थी 600 में से अगर मैं 180 सेपरेट कर देती हूँ मिल्क, तो मेरे पास वाटर बच जाएगा 420, तो आंसर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स का पेरीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है, 2:3 की फॉर्म में, और उनका सम दे रखा है, दोनों का सम ऑफ एरियाज इतना दे रखा है हमारे पास, ये वैल्यू। आपको क्या निकालना है, स्मॉलर जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, पेरीमीटर होता है = 4a, किसी भी चीज़ का 4a। इसका मतलब एक देखिए ऐसे 4a किया होगा, 2:3 की फॉर्म में आ गया होगा, ये b है, 4 तो एग्जैक्टली कट जाएगा। इसका मतलब a और b का क्या रेशो बना, 2:3 है हमारे पास। a और b हमने क्या मानी है, साइड्स, एक स्मॉलर मान लिया, एक बिगर मान लिया। आप किसी को भी स्मॉलर बिगर मान सकते हैं, लास्ट में स्मॉलर आपका वही होगा जिसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आए जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम बनेगी, 3 से करेंगे एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा बनेगी। अब आप नॉर्मल चीज़ देखिए, इनका एरिया दे रखा है इतना। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर = एरिया होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a² + b² = इतना वैल्यू बना हमारे पास।
ए की क्या है 2x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। बी क्या है 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया इतना। ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 9x। टोटल ऐड करेंगे कितना बनेगा आपके पास 13x। 13x इज इक्वल टू इतना दे रखा है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 13 से डिवाइड करो, ये x स्क्वायर है तो 13x स्क्वायर। 13 से हमने इसको कट किया एग्जैक्टली। आपका कट होगा या नहीं कट होगा पहले तो ये देखिए, ये कट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1024। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1024। अब आपको पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 32 का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई 32। अब जब मैं 32 को साइड निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने 32 को, तो स्मॉलर सर्कल की साइड कितनी आ गई 64 और इसकी कितनी आ जाएगी 96। आपको निकालना क्या है पेरीमीटर स्मॉलर का। साइड हमें मिल गई स्मॉलर की, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, 4 इंटू साइड। तो साइड है 64, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, इसका पेरीमीटर आ गया डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये कोई पर्सन है एम मान लेते हैं, उसने लोन लिया एक सर्टेन अमाउंट पे 10% एनुअली सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। उसने क्या किया, जो पैसे बैंक से लिए थे वो आगे किसी एम नाम के पर्सन को दे दिया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया 2 साल के लिए, सेम रेट लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी वजह से उसको 2400 रुपये अर्न हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो आप बताओ कि उसने स्टार्टिंग में बैंक से कितने रुपए लिए थे। सबसे पहले पैसे अर्न हुए हैं, सेम रेट है सेम टाइम है, लेकिन एक जगह सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ही उसको 2400 रुपये ज़्यादा मिले। सबसे पहले हम क्या करें, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। ठीक है, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मान लीजिए कि 10 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालो, तो प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, पी मान लिया, रेट है 10 और टाइम है 2 डिवाइड में 100, तो कितना हो गया 20p/100। ठीक है, इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया, मतलब 20 की फॉर्म में। अब देखिए, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है 2 साल का, तो हम क्या करते हैं 2 को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड में 100। रेट है आपकी 10, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय में 100, मतलब 21p, 21 आ गया हमारे पास। रेट और टाइम दोनों 21 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2400 रुपये इसको बचे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तभी 2400 रुपये बचे हैं। इनके डिवाइड में ये 100 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या हुआ, ये है 21p और ये है 20p, इनके डिवाइड में जो 100 था वो हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल p बच गया आपके पास। p की वैल्यू इतनी है, कितनी बनी आपके पास 2,40,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ABC एंटर करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, इस रेशो के अंदर A और B ने 2:3 की फॉर्म में इन्वेस्ट किया, B एंड C ने 1:2 की फॉर्म में इन्वेस्ट किया। A ने क्या किया कि अपनी मनी रखी 1.5 ईयर्स के लिए, B ने 2 साल के लिए, C ने 5 ईयर्स के लिए। तो लास्ट में उनका जो प्रॉफिट है B का, उसको कितने रुपए मिले हैं, उसको 25 लाख रुपए उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको बताना क्या है, एवरेज प्रॉफिट बताइए A और B दोनों का। सबसे पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करें, हमें इन्होंने दे रखा है A और B का दे रखा है 2:3 और B और C का दे रखा है 1:2, अलग अलग दे रखा है। हमें एक साथ रेशो चाहिए सबका, तभी तो हम पार्टनरशिप सोल्व कर पाएंगे। एक साथ निकालने के लिए क्या करें, A और B है 2:3, यहाँ से B और C का क्या रेशो बना 1:2। इसका मतलब देखिए B दोनों में कॉमन है लेकिन वैल्यू कॉमन नहीं, यहाँ है 3 और यहाँ है 1, दोनों सेम करना पड़ेगा। दोनों जगह 3 करने के लिए इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या रेशो बनेगा ABC का 2 और ये तो 3 है। देखिए 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3, देखिए B की वैल्यू सेम, और C के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ये इनका एक कंबाइन रेशो हमें मिल गया, 2 3 6, आप याद रखना इसको। ठीक है, ABC कितना था 2 3 और 6। सबसे पहले पार्टनरशिप में लिखी जाती है इन्वेस्टमेंट, देन उनका टाइम और फिर प्रॉफिट का रेशो। टाइम कितना, इसने 1.5 ईयर्स के लिए, उसने 2 साल के लिए, उसने 5 साल के लिए। ये पॉइंट हटाने के लिए अगर 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 15। ठीक है, इसको 5 पे कट किया 3 4 एंड 10, ये आ गया इनका टाइम का रेशो। क्लियर। अब हमें इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे निकलता है, प्रॉफिट का रेशो आपके पास निकल के आएगा इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके।
इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना रेशो बना 6, इसको मल्टीप्लाई किया रेशो कितना बना 12, और यहाँ मल्टीप्लाई किया रेशो कितना बना 60। इतना क्लियर? ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हम किस तरह से कर रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, अगर इसको आप आगे भी कट करना चाहते हो तो 1, 2 और 10 रेशो बन जाएगा, अदरवाइज एज इट इज़ रख लीजिए। अब देखिए, बी को प्रॉफिट हुआ है 25 लाख रुपए का। ठीक है, बी का प्रॉफिट का रेशो क्या है? अगर हम 6, 12 और 60 लेके चल रहे हैं तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूं, या मान लीजिए कि हमने आगे भी कट कर दिया तो 2:10 बच गया हमारे पास। तो बी का रेशो क्या है? 2। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मुझे किसका चाहिए? ए और बी दोनों का प्रॉफिट। तो दोनों का रेशो क्या है? 2 और 1 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड किया 1 रेशो की वैल्यू आ गई, 3 से मल्टीप्लाई किया टोटल दोनों का रेशो निकल के आ जाएगा। कितना? 3,37,50,000 रुपये दोनों का प्रॉफिट है। आपको निकालनी एवरेज। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा? 18,75,000। ई ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलके 28 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए और बी दोनों मिलके 28 डेज में। कभी भी हाफ काम नहीं लिखना। अगर बोले कि ए और बी 1/2 काम को 14 डेज में करते हैं तो यहाँ 14 नहीं लिखना। अगर हाफ काम 14 डेज में हो रहा है तो कंप्लीट काम 28 दिन में होगा, हमेशा कंप्लीट वर्क। उसके बाद बोला है कि बी और सी उस काम को 20 डेज में करते हैं। सी अपने काम को 40 डेज में कर रहा है। सबसे पहले लेना है आपको एलसीएम, ऐसा नंबर जो दोनों से कटे। इस तरह का नंबर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा नंबर ले लेते हैं। देखिए, इनमें तो 0 0 है, ये तो किसी से भी कट जाएंगे, जिसके लास्ट में आपका इवन नंबर होगा उससे कट जाएंगे। दिक्कत मेन किसकी है? 28 की। मे बी 28 कटे ना कटे, तो हम क्या करें, 28 ले लिया, एक 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि वैल्यू पॉइंट्स में ना आए। तो 28 हमने एलसीएम ले लिया। अब आपको क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलती है? जो एलसीएम है उससे वर्क को डिवाइड करना है। 280 से हमने 28 को डिवाइड किया, कितना आंसर आया? 10। 20 से डिवाइड किया 14 और 40 से किया 7। ये इसका एफिशिएंसी का रेशो आ गया। क्लियर? अब आगे क्या पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। बी और सी की दोनों की है 14। तो अगर मैं सी की इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। बी कितने दिन में काम करेगा? तो हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे निकलता है? टोटल वर्क डिवाइड करना होता है एफिशिएंसी से, जो भी एफिशिएंसी पूछी हो। अगर बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी, सी का पूछा तो सी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क होता है आपका एलसीएम 280। अब बी क्या पूछा है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, इसका मतलब उसको 40 डेज लगेंगे। 40 डेज में वो अपने काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन डी होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशो ऑफ द एज ऑफ ऋषभ आफ्टर 4 years एंड मोहित दे रखा है 5 year अगो। रेशो क्या है? 22:25। प्रेजेंट एज है मोहित और सौरभ की, यहाँ पे लिख लेते हैं मोहित और सौरभ की प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 11:9। 11 और 9 ऐसे लिख दो। ठीक है, रेशो हमें ये मिल गया 11 और 9। अब आगे क्या बोला है? हमें एज बतानी है सौरभ की 3 साल बाद, अगर ऋषभ और मोहित की प्रेजेंट एज दे रखी है 95। ठीक है, सौरभ का निकालना है आपको। अब स्टार्टिंग में जो वैल्यू दे रखी थी वो लिखते हैं। क्या है? ऋषभ और मोहित। सबसे पहले आप प्रेजेंट मेंशन कर दीजिए कि ये है आपका प्रेजेंट। उससे पीछे वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, उससे बाद वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। अब देखिए, ऋषभ का बोला है कि 4 साल बाद, इसका मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद। मोहित का 5 साल पहले, तो प्रेजेंट से 5 साल पहले। क्या रेशो है? 22:25। इतना क्लियर हो गया? अब इन्होंने बोला है कि मोहित और ऋषभ की दोनों की प्रेजेंट एज 95 है, तो हम क्या करें? प्रेजेंट में इज इक्वल टू 95 लिख के इनको प्रेजेंट में पहुंचा देते हैं। अगर ये 22x और ये 25x है तो ऋषभ का क्या बनेगा? 22x। ये 4 साल बाद की है, मुझे प्रेजेंट में जाने के लिए 4 साल घटाने पड़ेंगे इसमें से। अब मोहित की बारी आई, इसका कितना है? 25x। ये प्रेजेंट से 5 साल पहले है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल ऐड करना पड़ेगा इसमें, इज इक्वल टू 95, क्योंकि प्रेजेंट की इनकी 95 दे रखी है। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। कितना बनेगा ये? 47x। और यहाँ पे कितना बचेगा? -4 और प्लस का 5 ऐड करेंगे तो +1, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना बनेगा? इज इक्वल टू 94। x की वैल्यू निकालने के लिए 47 को 92 से डिवाइड किया, 2 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 2 है।
x की वैल्यू 2 निकल गई। यहाँ से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब ये 44 का है, 4 साल बाद ये 44 का है, तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा, 40 का। 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50 साल का 5 साल पहले था, तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 5 ऐड करेंगे तो 55 का। देखिए दोनों को ऐड करते हैं, 95 बनता है, हमारे यहाँ तक निकल गया। अब आपको निकालना है सौरभ की 3 साल बाद। तो देखिए सौरभ और मोहित का रिलेशन हमें दे रखा है 11:9। मोहित की एज है 55, यहाँ है रेशो 11। इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें कि 55 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी एज आ गई हमारे पास। इसका मतलब 9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सौरभ की एज कितनी निकल कर आई, 45, प्रेजेंट में है 45। आपसे पूछा 3 साल बाद, तो 3 और ऐड कर दीजिए, कितने साल का होगा वो, 48 ईयर्स का, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज। एक लेटर है आपका कोरोना, इसको कैसे लिख सकते हो कि वोवल्स एक साथ ना आए। आपने सीखा होगा कि वोवल्स एक साथ आते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह से निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं कि वोवल्स कम टुगेदर, कि वोवल्स एक साथ आए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। वर्ड क्या है आपका, कोरोना। इसमें वोवल्स कितने हैं वो देखिए आप। सबसे पहले 2, 3 वोवल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोवल्स हैं हमारे पास 3, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो जब भी वोवल्स एक साथ आते हैं वो निकालना होता है, तो अब क्या करते हैं, जितने कॉन्सोनेंट हैं वो और वोवल्स की पूरी टर्म को हम एक मान लेते हैं। तो 3 कॉन्सोनेंट है, इनको मैं एक मान लूँ, तो टोटल कितना बन गया, 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो कोई वैल्यू नहीं लिखनी। उसके बाद जितने वोवल हैं, 3 वोवल हैं तो 3 फैक्टोरियल। कोई वोवल अगर रिपीट हो रहा है, जैसे ओ 2 बार आया, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। अगर ओ 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल लिखते, अगर ए भी 2 बार आता तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और करते। अब फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, जब तक 1 ना आए तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहो, 4 3 2 1 ऐसे। 3 को भी करेंगे 3 2 1, एंड 2 को ओपन करेंगे 2 और 1, ये इससे कट जाएगा। आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, कितना बना, 72। इसका मतलब वोवल साथ आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 72। हमें नहीं आने की निकालनी है, तो हम टोटल पॉसिबिलिटी में से क्या करें, आने की निकाल देंगे, तो नहीं आने की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब टोटल पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकलेंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकलती हैं, टोटल वर्ड देखिए कितने हैं, 6, तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ये है टोटल पॉसिबिलिटी। इसको सॉल्व करेंगे, सेम आप 1 तक चले जाइए, 3 2 1, और नीचे भी सॉरी, ये देखिए 6 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 1, और इसको ओपन करेंगे 2 and 1, ये कट हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 360। तो टोटल है 360, मतलब टोटल केसेस आपके पास बनते हैं 360, और हम निकाल लेते हैं वोवल्स आने की पॉसिबिलिटी साथ में, तो पीछे क्या रह जाएगा, नॉट कम टुगेदर, मतलब वोवल्स नहीं आएंगे साथ में, वो बन जाएगी आपके पास। टोटल है 360, वोवल्स साथ में आने की निकली थी 72, सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब वोवल्स साथ में नहीं आने की पॉसिबिलिटी है 288। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी के वेट का रेशो दे रखा है। क्या रेशो है ए एंड बी का, 20:21, और ए और सी का दे रखा है 8:9। तो ए और सी को यहाँ से निकाल सकती हूँ, 8:9। हमें पता है कि सम दे रखा है, टोटल ए और सी का कितना सम है, 170। आपको निकालना क्या है, बी और सी का सम निकालना है, आपको निकालना है बी और सी का सम। क्लियर। इसको सबसे पहले तो एक रेशो में लेके आते हैं कि हमें एक ही वैल्यू में चाहिए। ए देखिए कॉमन है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए। इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि 40 बन जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ए की वैल्यू 40 बन जाए। तो क्या बनेगा, सी ए बी इज इक्वल टू, ये बनेगा 40, ये बनेगा 42, एंड जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। देखिए एक रेशो में वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि ए एन सी दे रखा है 170, ए एन सी कितना दे रखा है 170। ए और सी से यहाँ से कितना फ्रैक्शन बनेगा, 40 एंड 45 कितना बना, 95। इसका मतलब सॉरी 85 एक्स की वैल्यू आपकी 170 के इक्वल है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एक्स की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। या तो आप क्या करो कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 90 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, ये आपका 84 आ जाएगा, या तो ऐसे निकाल लो। फिर पूछा है आपसे बी और सी का, तो बी और सी को ऐड कर दो, आप 84 और 90 को ऐड कर देंगे। या फिर आप क्या करो, हमें पता है कि एक रेशो की वैल्यू है 2, तो हमें निकालना है बी और सी का। तो बी और सी का क्या रेशो बनेगा, 42 और 45 कितना बना, 87। 87 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 174।
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आंसर है इसका 174। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट क्या करते हैं, उसमें 86% आपका वाटर है। फ्रेश फ्रूट में हम मान लेते हैं कि देखिए ये है फ्रेश फ्रूट, इसमें 86% वाटर, और जो ड्राई फ्रूट है उसमें है 2% वाटर। तो पीछे ओरिजिनल कितनी चीज़ें बच जाएगी, हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर 100 टोटल है तो 100 में से 86 जैसे पानी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब 14 बच गया। 14 आपका फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2% वाटर है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट किया, 98 किसके इक्वल, ड्राई फ्रूट के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर रेशो में कट करें 14 से कट हो जाएगा डायरेक्ट 7 पे, इसका मतलब 1 फ्रेश फ्रूट इज इक्वल टू ड्राई फ्रूट के इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रेश फ्रूट और ड्राई, रेशो क्या बनेगा, ये ड्राई इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू 7:1। ये इनका रेशो निकल गया हमारे पास। ये हमने ड्राई फ्रूट को इसके डिवाइड में ले आए और जो 1 था उसको 7 के डिवाइड में कर दिया, 7:1। अब ये बोला है कि ड्राई फ्रूट्स कितने बनेंगे अगर आपके पास 42 kg फ्रेश फ्रूट है। कितने हैं पहले तो 42 kg, कौन से, फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट का क्या रेशो है, 7x। इसका मतलब 7x की वैल्यू है 42 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। ड्राई फ्रूट बताने कितने हैं, ड्राई फ्रूट की वैल्यू है 1x, मतलब जब हम x की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 6 kg ड्राई फ्रूट चाहिए हमें, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। पॉपुलेशन दे रखी है एक टाउन की, पहले 20% इंक्रीज़ हुई, फिर 25% डिक्रीज़ हुई, देन 33.33% इंक्रीज़ हुई तीसरे साल में, और थर्ड ईयर के अंदर आपको इतनी पॉपुलेशन दे रखी है 82,386। स्टार्टिंग में बताओ कितनी थी, हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में थी x। 20% इंक्रीज़ हुई तो 100 में 20 ऐड किया, 120/100। 25% डिक्रीज़ हुई तो 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बना, 75/100। 33 कितना होता है, 33 किसी भी चीज़ का 1/3, तो 33% इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 1 में ऐड करो कितना, 4/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3। वैल्यू कितनी बनी, 82,386। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, आप उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन वैल्यूज़ को, ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे एंड 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 120, 75 एंड 4। अगर 20 पे कट करें तो, एक सेकेंड, 20 पे कट करें ये 5 और ये 6 रेशो, 25 पे हो जाएगा 4 एंड 3, 3 से ये 3 कट हो गया, ये आपका 6 है ना, 4 से ये 4 कट हो गया, 6 पे हम इसको डायरेक्टली कट करते हैं तो कितना बनेगा, ये 6 पे कट हो गया। अब जस्ट आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 68655, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, क्योंकि इसमें 20 ही है इस चेकलिस्ट के अंदर। एवरेज दे रखे हैं 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज है 57, और ओड 5 कंसेक्यूटिव का एवरेज दे रखे हैं 87। आपको डिफरेंस बताना है सबसे छोटा इवन नंबर और सबसे छोटा ओड नंबर का। सबसे पहले आप देखिए कि एवरेज है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की, तो हम सबसे पहले इवन नंबर की एवरेज निकाल सकते हैं। टोटल कैसे होगा, 57 अगर 4 लोगों के थे तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 228। इसका मतलब इवन नंबर की एवरेज है 228। अब ओड नंबर की अगर हम निकालें तो देखिए 87 है 5 लोगों की, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी कितना, 435। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इवन नंबर लेना है, तो मैं लेट एज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने इवन नंबर ले लिया एक्स कोई इवन नंबर है, मान लीजिए कि ये 2 है, तो दूसरा इवन नंबर आने के लिए मुझे इसमें इवन नंबर ही ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये ओड नंबर बन जाएगा, मुझे इसमें 2, 4, 6 ऐसी वैल्यू ऐड करनी पड़ेंगी ताकि इवन नंबर बने। तो फर्स्ट नंबर बन गया x, सेकेंड नंबर में मान लेती हूँ x+2, उससे अगला हो जाएगा x+4, उससे अगला हो जाएगा x+6 इज इक्वल टू 228। यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, 4x + 12 इज इक्वल टू 228। 4x की वैल्यू ये 12 इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 216। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे 54, x आ गया 54। इसका मतलब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल गया, 54। स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ओड नंबर। ओड नंबर कैसे निकलेगा आपका, ओड नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे x तो हमने इवन नंबर मान लिया, अब हम ऐसा नंबर लें, ओड नंबर कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि 2 इवन नंबर है तो उसमें 1 ऐड किया तो ओड बन जाएगा, ओड नंबर उसमें ऐड करते जाएंगे तो ओड वैल्यू मिलेंगी। पहला नंबर मैं x+1 मान लेती हूँ,
दूसरा मैं x+3 मान लेती हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर x+5 हो जाएगा, उससे अगला नंबर x+7 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा x+9। सारे ओड नंबर लेते गए और इन सब का ऐड हमें पता है कितना है, 435, 435। इनको ऐड करेंगे 5x और ये वैल्यू बनेगी आपकी 25 इज इक्वल टू 435। 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना वैल्यू बनेगा, 410। 5x इज इक्वल टू 410, x की वैल्यू निकालनी है तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना बना, 82। x की वैल्यू आ गई आपके पास 82, ठीक है। 82 बन रही है, 83 बन रही है, 82 बनेगा, हाँ। 82 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इवन नंबर तो फर्स्ट था 54, ओड नंबर पहला निकालने के लिए x की वैल्यू 82 है, 1 ऐड किया तो कितना हो गया, फर्स्ट नंबर 83। आपको फर्स्ट ओड नंबर में से फर्स्ट इवन नंबर का डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 83 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 29। तो आंसर होगा आपका 29, सी ऑप्शन। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। जो भी आपकी चेकलिस्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी, कंप्लीट करिए। चेकलिस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप बुक में से कर रहे हैं, सॉल्यूशंस आपको बहुत अजीब से मिलेंगे, नहीं समझ में आएंगे आपके सॉल्यूशंस, इसकी बजाय वीडियो प्ले करिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिए, देन फिर उसका मेरा सॉल्यूशन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस तरह से आपको अप्रोच पता लगेगा कि मैं किस तरह से सोल्व कर रही हूँ और आप किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।